हेलो साथियों। आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का वीडियो लेके आया हूँ और आज हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाता है कि सीटीईटी, यूटीईटी, यूपीटीईटी या बहुत सारे कंपटीशन जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत आपको पर्यावरण अध्ययन से बहुत सारे प्रश्न को देखने को मिलते हैं। मेनली ये वीडियो में जो पहली वीडियो है, देखा जा रहा है कि सीटीईटी की परीक्षा नज़दीक आने वाली है। डेट भी डाल दी गई है, 31 जनवरी शायद आप लोगों की संभावित परीक्षा डेट डाल दी गई है और परीक्षाएं हो जाएंगी। तो हमारे पास 2.5-3 महीने का समय है जिसके अंतर्गत हमें सीटीईटी की तैयारी करनी है। तो साथियों, मैं आपके लिए जो सीटीईटी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मेनली एनसीईआरटी के जो बुकें हैं, जो सीटीईटी फर्स्ट है उसमें एनसीईआरटी की बुक कक्षा 3, 4, 5 इनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। अधिकतर हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में सीटीईटी की जो परीक्षा होती है उसमें जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उन्हें सही सिलेबस का पता ही नहीं होता है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर हम गलती कर जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपके लिए विशेष जो शुरुआत कर रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन में वो सीटीईटी के लिए मेनली कर रहा हूँ, लेकिन यूटीईटी, यूपीटीईटी के अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो साथियों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सीटीईटी का जो पहला चैप्टर है वह जो हमारा है परिवार और मित्र, फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परिवार, फैमिली, लोगों के समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को ही क्या कहते हैं, परिवार। परिवार किसे कहते हैं, जैसे आप समझ रहे होंगे, जैसे आप अपने आप को ही देखिए कि परिवार कैसे बनता है। जो आपके घर के अंदर सदस्य हैं, जितने भी सदस्य, चाहे उसमें दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भाई बहन, इन सब से मिलकर क्या होता है, एक परिवार का निर्माण होता है। परिवार दो प्रकार के देखे जाते हैं मूलतः। एक तो मूल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली, या जिसे एकल परिवार की संज्ञा भी दी जाती है, और दूसरा है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। तो जो एकल परिवार होता है या मूल परिवार जिसे कहते हैं, वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। उन्हें हम मूल परिवार की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं, उसे हम एकल परिवार या मूल परिवार कहते हैं। दूसरा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत वह परिवार आता है जिसके अंतर्गत माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के साथ साथ अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे आदि रहते हैं। उसे हम संयुक्त परिवार की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इसे हम ढंग से पढ़ लेंगे। संयुक्त परिवार और एकल परिवार, इनके बारे में प्रश्न सीटीईटी के पिछले पेपरों में आप देखेंगे पूछा गया है। संयुक्त परिवार की संख्या और एकल परिवार की संख्या से प्रश्न पूछे गए हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय माना जाता है। जो परिवार होता है वह समाजीकरण के अंतर्गत बच्चे का सबसे पहला विद्यालय माना जाता है। विद्यालय तो हम बाद में जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम समाज के अंदर बहुत सारे रिश्ते नाते, सामाजिक समझता, ये सब चीज़ों का विकास जो होता है वो हमारा अपने परिवार के अंतर्गत ही हो जाता है। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि जो हमारा परिवार है वहाँ कैसी बोली है, कैसी भाषा है, किस तरीके का रहन सहन है, उन चीज़ों का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो परिवार जो है वो बच्चों पर एक गहरा छाप छोड़ता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है मित्र। मित्र क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं। मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं,
मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद का भी हो। मित्रता हम उसी से करते हैं जो हमारी पसंद हो या जिससे हमारे विचार मिलते हों, या वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही वफादार, बहुत ही अच्छा हो, तो हम उस व्यक्ति से मित्रता करना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार मित्र वो होता है जो हमारी पसंद का होता है। मित्र हमारे साथी होते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके साथ ही एक टॉपिक और है, रिश्ते और नाते। रिश्ते नाते, रिलेशनशिप के अंतर्गत देखते हैं हम कुछ खास क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ रिलेशनशिप के अंतर्गत कुछ स्पेशल नामों से जाना जाता है। ये परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में सीटीटी के अंतर्गत पूछे भी गए हैं, जिसको जरूर आप लोग याद रख लेना। जैसे मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। माँ की बड़ी बहन हमारी मौसी होती है, हमारे उत्तर भारत क्षेत्रों के अंतर्गत मौसी कहा जाता है, लेकिन मलयालम में इसे वलियम्मा कहा जाता है। तथा अपनी माँ की माँ को हम देखते हैं हमारे उत्तर भारत के अंतर्गत उन्हें नानी कहा जाता है, लेकिन मलयालम में इन्हें अमयुमा कहा जाता है। ठीक है साथियों, अमयुमा कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे, मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात हम जिसे चाचा कहते हैं उसे चिटप्पन कहते हैं, चिटप्पन। और पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजुम्मा कहते हैं। तो ये बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है सीटीटी के अंतर्गत। इसी तरीके के प्रश्न सीटीटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं जब, और ये सब हमारी एनसीईआरटी की बुकों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले और दादाजी को मेमेले कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले। खेल हमारे जीवन का अहम भाग है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है साथियों, जैसे आप देखते हैं खेल बहुत सारे लोग खेलते होंगे, विद्यालयों के अंदर भी खेल खेले जाते हैं। तो खेल से हम देखते हैं कि हमारी मांसपेशियां तो स्ट्रांग होती ही हैं, हमारा शरीर तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। और जब हम खेल खेलने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो सामाजिकता भी बढ़ती है, वहाँ हमारी सामाजिकता भी बढ़ती है। एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे की समाज को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे के क्षेत्र को समझने का मौका मिलता है, और संवेगात्मक विकास भी होता है, और हमारे अंदर एक दूसरे के लिए सहयोग, सहायता और इन सब चीज़ों की भावनाओं का भी विकास होता है, इसलिए संवेगात्मक विकास भी होता है। खेलों में भारतीय महिलाओं का स्थान। अब हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण महिला जिन्होंने खेल में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इनके कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सीटीटी के अंतर्गत देखेंगे आप पिछले पेपरों को उठा के, तो इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। इनका निवास स्थान आंध्र प्रदेश है। मेनली परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि इनका निवास स्थान कहाँ है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का जो निवास स्थान है वो आंध्र प्रदेश है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं और ये 12 वर्ष की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कर्णम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं और इनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो बहुत ही ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने ओलंपिक में भी भारत के लिए पदक जीत कर लाई थी। और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। ठीक है, और 12 वर्ष की उम्र से ही ये क्या करने लग गई थी, वेट उठाने का प्रयास करने लग गई थी। ठीक है, अभ्यास करने लग गई थी। और
130 किलोग्राम तक का वजन इस समय वो उठा लेती हैं और इन्होंने 29 मेडल भारत से बाहर भी जीते हैं। तो बहुत ही ख्याति प्राप्त महिला हैं और बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। अब हम कुछ एनिमल्स हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार आता है कि एनिमल्स की जानकारी, एनिमल्स के बारे में। तो हम देखते हैं हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर तथा पक्षी पाए जाते हैं। सभी का अपना अपना रंग, आकार, रहन सहन और खान पान होता है। सभी जानवरों तथा पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ जानवर तथा पक्षी हमारे साथी भी होते हैं। इस अध्याय में हम धरती पर पाए जाने वाले जानवरों तथा पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पक्षियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पक्षी हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं आपको। देखिए, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते, देखते होंगे आप लोग जब बहुत सारे जानवर देखते होंगे, एनिमल्स को देखते होंगे, तो उनके कान क्या होते हैं, बाहर की ओर दिखाई देते हैं, जिनके कान बड़े बड़े दिखाई देते हैं। परंतु कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते, कुछ जानवर कान हमें नहीं दिखते। जैसे हम देखें तो हमें जैसे घड़ियाल होता है, उसका भी कान हमें बाहर नहीं दिखता है। छिपकली होती है, जैसे उनके कान हमें बाहर नहीं दिखाई देते। तो इन जानवरों के हमें कान बाहर नहीं दिखाई देते। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, देखो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सीटीटी के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वह बच्चों को जन्म देते हैं। और इसी के साथ दूसरा एक आता है, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं और उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, वह बच्चों को जन्म नहीं देते हैं बल्कि अंडे देते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से ये बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में ये जानकारी थी कि आपको अब पता चल गया है कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और उनके कान भी नहीं दिखाई देते हैं वह अंडे देते हैं। ठीक है साथियों, इसी के अंतर्गत एक एनिमल्स के बारे में हम आज पढ़ते हैं, हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट एक विशालकाय पशु है, एनिमल है। एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है कि वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस लाइन्स को जरूर याद रखेंगे कि जो एक बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। क्या करता है, हाथी के जो कान होते हैं वो हमारे पंखे के काम करते हैं हाथियों के, क्योंकि उसी से वो हवा वगैरह लेते हैं। और कीचड़ के अंतर्गत ये लोग खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने आप को ठंडा करने के लिए, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए वह अपने ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। ठीक है, जब उसे गर्मी लगती है तो वह अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है इन बड़े बड़े पंखेनुमा कानों से। ठीक है जी। 3 महीने के जो हाथी होता है, 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम अथवा 2 कुंटल के बराबर होता है। ठीक है साथियों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए हमें याद रखना है कि जो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन 200 किलोग्राम या 2 कुंटल के बराबर होता है। ठीक है, हाथियों के झुंड की यह खास विशेषता है कि इनके झुंड में केवल हथनियाँ
और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही इनके पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में केवल 10 से 12 हाथियाँ, हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, हाथियों के झुंडों में क्या होता है कि देखा जाता है कि जैसे ही हाथी जो नर हाथी 14-15 साल के होते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, अपने इस समूह को छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो एक बुजुर्ग हथनी होती है, फीमेल एलिफेंट जो होती है बुजुर्ग, वही इनके दल का नेता होती है। और इसके अंतर्गत 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं इनके झुंड के अंतर्गत, एक हथनियों के झुंड में। तो हम ये देखते हैं कि जो नर होते हैं वो क्या करते हैं, 14-15 वर्षों के अंतर्गत ही, जैसे 14-15 साल के होते हैं वैसे ही अपने उस झुंड को क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं और अकेले रहने लगते हैं। ठीक है साथियों, ये तो हुई हाथी की विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैया भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। आप देखते हैं मधुमक्खी क्या करती है, एक छत्ता बनाती है और उसके अंदर एक समूह के अंतर्गत सारी मधुमक्खियां एक साथ उस छत्ते में रहती हैं। ठीक है, उसी तरीके से चींटियां भी आप देखते होंगे, चींटियां भी क्या करती है, अपने एक जहाँ भी अपना रहने का स्थान बनाती है वहाँ खूब सारी एक साथ इकट्ठे होकर रहती हैं। ऐसे दीमक भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी एक अपनी जगह पर क्या करते हैं, बहुत सारे एक साथ झुंड बना के एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। और इसी तरीके से ततैया जो है, ततैये भी जो होते हैं वो भी एक साथ समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। घास को चबाने के लिए गाय पीछे के दांतों का प्रयोग करती है और ये पीछे वाले दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है एनिमल्स के बारे में जो परीक्षाओं के अंतर्गत इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों इनको इग्नोर ना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम इन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ के जाते हैं तो सीटीटी के अंतर्गत हम लोगों के कम नंबर आते हैं। अगर हम इन छोटे छोटे प्रश्नों को अगर पढ़ लें तो सीटीटी के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है बिल्ली। बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस फाड़ने और काटने के लिए करती है। इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। वह क्या करती है, अगर कोई मांस है उसे फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, वह उसे पूरा निगल कर खाता है। ठीक है, सांप कभी उन दांतों का प्रयोग काटने के लिए या फाड़ने के लिए नहीं करता है या अपने सब शिकार को चबाकर खाने के लिए नहीं करता है। वह क्या करता है, इन सब चीज़ों का अपने जो अपना शिकार होता है उसे निगल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं परंतु वह दांतों से काटती या कुतरती रहती है, इसलिए उसके दांत घिस जाते हैं। ठीक है, देखते होंगे गिलहरी के दांत आगे से बड़े होते हैं, वो हर समय कट करती रहती है, मतलब अपने दांतों से कुछ ना कुछ चबाती रहती है, काटती रहती है, कुतरती रहती है, जिसकी वजह से उसके दांत क्या होते हैं, आगे से घिस जाते हैं। इसके बाद आता है चींटियाँ जब जमीन पर चलती हैं तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती हैं जिससे इसके पीछे आने वाली चींटियाँ उस पदार्थ को सूंघकर अपना रास्ता खोज लेती हैं। जैसा आपने देखा होगा, आप घरों में देखते होंगे कि हम चींटियाँ देखते हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, एक लाइन से चलती चली जाती हैं और कहीं भी अपनी लाइन को भटकती नहीं है। वो उसी लाइन को पकड़े सीधे सीधे एक लाइन बना के चलती रहती। वो लाइन बनाने का कारण क्या है, जो सबसे आगे वाली चींटी है वो इसी तरीके का एक पदार्थ इस तरीके का सुगंधित पदार्थ छोड़ती चली जाती है जिसको सूंघकर बाकी चींटियां भी उसका पीछा करते करते उसी लाइन में चलती चली जाती हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद आता है नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़ों की पहचान उसकी गंध से होती है। नर जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपनी मादा कीड़ों की पहचान जो करते हैं वो उसकी गंध से करते हैं। मतलब एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसको नर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पहचान जाते हैं कि हमारी मादा या फीमेल जो कीड़े हैं उनको पहचानने में मदद करती है वो गंध। मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं।
हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवों की गंध से वह हमें ढूंढ लेता है। मच्छर जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर की स्मेल से हमें पहचान लेता है कि हम क्या कर, ये एक मनुष्य हमारे आस पास है, ठीक है। और हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवों की गंध से वो हमें आसानी से क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। इसी के साथ एक टॉपिक आज आखिरी और कर लेते हैं, वह है रेशम के कीड़े को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से होती। तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर कीड़े क्या होते हैं, अपनी फीमेल की जो पहचान करते हैं वो किससे कर लेते हैं, उसकी गंध से करते हैं, ठीक है। उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस तरीके से हम एक दूसरे को किस तरीके से पहचानते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी विशेषता क्या है। तो ये बहुत सारे प्रश्न सीटीटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो हम यही छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो सीटीटी के अंतर्गत हम लोग इन सब प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ के नहीं जाते हैं और गलती कर लेते हैं। और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक्स के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जो आप लोगों के लिए ये तैयार किया है, ये सीटीटी की जो किताबें हैं कक्षा 3, 4, 5, तो उनसे आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार किए हैं और यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैं आपके लिए हमेशा सीटीटी, यूटीटी, यूपीटीईटी और शिक्षक भर्तियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये पूरी पर्यावरण अध्ययन का पूरी सीरीज लेकर आपके लिए आया हूँ। और आप मेरी वीडियोस इसी तरीके से देखते रहिए, उसे लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और ये जो पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो जानकारी है और लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसके बाद पर्यावरण अध्ययन के लिए सीटीटी, विशेष सीटीटी बैच के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। धन्यवाद साथियों।